एसेंशियल की क्लास में आपका स्वागत है। ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के एमलगमेशन ऑफ कंपनी चैप्टर का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में अमलगमेशन ऑफ कंपनीज में हम मीनिंग ऑफ अमलगमेशन, इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ अमलगमेशन, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अमलगमेशन, टाइप्स ऑफ अमलगमेशन को सीखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। अमलगमेशन की बात कर लेते हैं। सामान्य शब्दों में बात करें तो अमलगमेशन पहले से विद्यमान कंपनी को डिसॉल्व करने के लिए एक नई कंपनी का जन्म होता है, अर्थात दो या दो से अधिक कंपनियां मिलकर कोई एक नई कंपनी बना लें तो उसे हम अमलगमेशन कहते हैं। अमलगमेशन को हिंदी में बोलते हैं समविलयन, अर्थात एक से अधिक कंपनी आपस में विलय होके कोई नई कंपनी बना ले तो उसे हम समविलयन कहते हैं। समविलयन में पुरानी कंपनियों का समापन हो जाता है और उसके स्थान पर एक नई कंपनी जन्म ले लेती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे गंगा और यमुना नाम की दो कंपनियां हैं। इन दोनों कंपनी को मर्ज करके एक नई कंपनी संगम बना लिया जाता है, अर्थात संगम एक नई कंपनी उनके स्थान पे आ जाती है। संगम कंपनी गंगा और यमुना के पूंजी के आधार पर उनकी हिस्सेदारी संगम में तय करेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स इन अमलगमेशन की, कि अमलगमेशन में क्या क्या टर्म्स यूज किए जाते हैं। अगर मर्जर के प्रकार का विलय है तो उसमें दो टर्म आएंगे, ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी वह कंपनी होती है जो अपने को किसी अन्य कंपनी में विलय करती है, अर्थात जिसका विलय दूसरे कंपनी में हो रहा है। जो कंपनी खुद को विलय कर रही है और अपने अस्तित्व को समाप्त कर रही है विलय करके, तो वह कंपनी ट्रांसफरर कंपनी कहलाती है। ट्रांसफरी कंपनी की बात करते हैं तो ट्रांसफरी कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें अन्य कंपनियां आके विलय हो जाती है, अर्थात जैसा कि आपने संगम और गंगा यमुना का एग्जाम्पल देखा, तो संगम यहाँ पे ट्रांसफरी कंपनी है और यमुना और गंगा दोनों ट्रांसफरर कंपनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन केस ऑफ परचेज में क्या टर्म्स आएंगे। तो पहला होगा वेंडर कंपनी और दूसरा होगा वेंडी कंपनी। तो वेंडर कंपनी वह कंपनी होती है जो खुद को बेचती है, क्योंकि यह विलय क्रय के प्रकार का है, परचेज के प्रकार का है। तो अपने आप को जो कंपनी बेच देती है दूसरे कंपनी के लिए या दूसरी कंपनी में बेचकर विलय हो जाती है, तो बेचने वाली कंपनी अर्थात विक्रेता कंपनी वेंडर कंपनी होती है। और वह कंपनी जो किसी अन्य कंपनी को खरीद कर अपने में विलय करे तो खरीदने वाली क्रेता कंपनी वेंडी कंपनी कहलाती है। चलिए हम मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करें। तो मेरिट्स की बात करें तो अमलगमेशन होने के बाद क्या क्या लाभ होते हैं या अमलगमेशन से क्या लाभ होते हैं, जिन लाभों के लिए कंपनियां अमलगमेशन करती हैं। तो सबसे पहला लाभ है कि कंपनी बड़ी हो जाती है, जिससे वो कंपटीशन फेस करती है। जैसे दो कंपनी आपस में कंपटीशन कर रही थी, दोनों ही मर्ज होकर एक हो जाएंगी तो आपस में भी कंपटीशन खत्म हो जाएगा और वो सशक्त होकर किसी अन्य से मुकाबला कर सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोका कोला ने थम्स अप कंपनी को खरीद कर अपने मिला लिया, तो एक थम्स अप का भी एक बाजार था, कोका कोला का भी बाजार था, सशक्त होकर वो आपस में मिल गए। तो मर्जर से वो कंपटीशन को फेस कर पाते हैं। कोका कोला का मेन कॉम्पिटिटर थम्स अप था, तो उन्होंने थम्स अप को अपने में मर्ज करा लिया। दूसरा लाभ है कि प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कंपनी की साइज बढ़ जाती है, कॉम्पिटिटर कम हो जाते हैं और आपस में कोई कॉम्पिटिशन नहीं रहता, तो प्रॉफिट पाने के नए नए अवसर उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा लाभ है कि पहले वो छोटी कंपनी होती है, दो अलग अलग छोटी कंपनियां होती हैं, दोनों मर्ज होने से बड़ी कंपनी हो जाती है, तो कैपिटल इनहैंस हो जाता है, कंपनी का कैपिटल बढ़ जाता है, जो उनके लिए लाभदायक होती है। कंपनियां जब अमलगमेट हो जाती है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज और लॉसेज जो होती है वो सब खत्म कर दिया जाता है, तो कंपनी एक नए तरीके से नए ढंग से पुनर्जीवन कर लेती हैं या नए ढंग से मुकाबला करने के लिए, कंपटीशन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहती हैं। क्योंकि कंपनी अमलगमेशन के बाद बड़ी कंपनी होती है तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट निकलते हैं, अर्थात कॉस्ट कम हो जाता है, क्योंकि उत्पादन बढ़ने से कॉस्ट कम हो जाएगा, जो सामान्य सा थ्योरी है। तो अपने साइज के हिसाब से वो बड़ा उत्पादन करने लगती है, जिससे कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कौन कंपनी पर प्रबंधन करेगा, क्योंकि दो कंपनी मर्ज होकर तीसरी नई कंपनी बन रही है, तो दोनों कंपनी आपस में विवाद कर सकती है कि कौन सी कंपनी प्रबंधन का कार्य देखेगी या किसकी हिस्सेदारी प्रबंधन में ज्यादा होगी। ये प्रमुख समस्या है। दूसरी समस्या है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो हमेशा अमलगमेशन का विरोध करने लगते हैं, अमलगमेशन का सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये भी अमलगमेशन की एक समस्या है। तो समस्याओं से ज्यादा उसके लाभ हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम टाइप्स ऑफ अमलगमेशन पे बात करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि दो टाइप के अमलगमेशन होते हैं। पहला टाइप है अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा प्रकार है अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। तो हम पहले टाइप पे बात करेंगे जिसका नाम है अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, जिसे हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी कहते हैं।
तो अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर की कुछ कंडीशन है। यदि कंपनियां इन कंडीशन को फॉलो करके विलय करती है तो इस प्रकार का विलय नेचर ऑफ मर्जर कहलाता है। निम्नलिखित 5 कंडीशंस हैं इसके। अगर कोई कंपनी 5 कंडीशंस का फॉलो करती है और संविलयन करती है, अमलगमेशन करती है, तो ऐसे अमलगमेशन को नेचर ऑफ मर्जर अमलगमेशन कहा जाता है। तो कौन कौन सी कंडीशन है ये देख लेते हैं। सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफरी कंपनी या परचेज करने वाली कंपनी अपने में मिला लेती है, अर्थात विक्रेता कंपनी के सभी संपत्तियों और दायित्वों को क्रेता कंपनी अपने में मिला लेती है या ट्रांसफरी कंपनी अपने में मिला लेती है। फिर से हम देखेंगे, ट्रांसफरर कंपनी के या वेंडर कंपनी के सभी लायबिलिटी और एसेट्स को ट्रांसफरी कंपनी या परचेजिंग करने वाली कंपनी अपने में मिला लेती है। दूसरा यह कंडीशन है कि सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पर ही लिए जाएंगे। तीसरा कंडीशन है कि मर्जर के नेचर का अमलगमेशन तभी माना जाएगा जब 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स एग्री हो नई कंपनी में शामिल होने के लिए। विलय के प्रकार के इस अमलगमेशन में क्रय प्रतिफल का भुगतान अंशों में होना चाहिए। तो हम बात करते हैं दूसरे प्रकार में, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि परचेज के प्रकार का विलय होगा, अर्थात जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्रय करके विलय करती है। अर्थात जैसा कि आपने एग्जांपल में देखा, गंगा और यमुना पहले से विद्यमान कंपनी थी, संगम का निर्माण किया गया और संगम गंगा को भी खरीद ले, यमुना को भी खरीद ले और उन्हें खरीद कर अपने में मर्ज कर ले, अपने में मिला ले। तो इस प्रकार का विलय, इस प्रकार का अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज अमलगमेशन कहलाएगा। सरल शब्दों में बात करें तो जब क्रय के प्रकार का विलय किया जाए, अर्थात जो नई कंपनी का उद्गम हो रहा है वह कंपनी विद्यमान कंपनियों को क्रय करके अपने में विलय करे, तो ऐसा विलय, ऐसा संविलयन क्रय के प्रकार का संविलयन कहा जाएगा। अगले वीडियो में हम परचेज कंसिडरेशन और उनको कैलकुलेशन करने के तरीके पे हम बात करेंगे।